नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। कल हमने बात की थी विद्युत फ्लक्स के बारे में और हमने ये भी देखा था कि यदि किसी भी पृष्ठ के लिए हम विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करते हैं तो वो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। आज अपने इसी कड़ी में आगे बात करने वाले हैं सतत आवेश वितरण की कि यह सतत आवेश वितरण क्या होता है। अपने पास एक चालक पदार्थ है, उस चालक पदार्थ को जब हम आवेशित करते हैं तो यदि उस चालक पदार्थ पे आवेश का वितरण सतत रूप से होता है, लगातार होता है, तो उस आवेश वितरण को अपने सतत आवेश वितरण कहते हैं। यानी कि किसी चालक पदार्थ पे जो आवेश का वितरण होगा वो उसके लिए क्या कहलाएगा? सतत आवेश वितरण कहलाएगा। अब चालक की आकृति के आधार पे जो सतत आवेश वितरण होता है वो 3 प्रकार का होता है। आकृति का मतलब क्या हुआ कि हो सकता है वो चालक पदार्थ है वो रेखिक रूप से हो, यानी कि एक तार के रूप में हो सकता है वो एक प्लेट के रूप में हो, यानी कि उसका एक निश्चित पृष्ठीय क्षेत्रफल हो सकता है वो गोलाकार आकृति में, यानी कि उसका एक निश्चित वॉल्यूम हो, आयतन हो। तो चालक पदार्थ की आकृति या आकार के आधार पे जो सतत आवेश वितरण होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला आवेश वितरण होगा रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण। जो दूसरा आवेश वितरण होता है वो होता है पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण। और तीसरा जो होगा वो होगा आयतनिक आवेश वितरण। तो कुल मिलाकर के जो सतत आवेश वितरण होगा वो कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का। अब ये रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, जिसे मैं मोटा मोटी तौर पे आपको एक बात बता दूं कि इसके जो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं रेखीय, पृष्ठीय और आयतनिक, इन्हीं के आधार पर उसकी परिभाषा बनेगी। यानी कि जब आवेश का वितरण रेखिक रूप से होता है, यानी कि लंबाई के अनुदिश होता है, तो उसे रेखीय आवेश वितरण कह दोगे। यदि आवेश का वितरण पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुदिश होता है, यानी कि प्लेट के ऊपर फैलता है, तो ये पृष्ठीय आवेश वितरण हो जाएगा। और यदि आवेश का वितरण पूरे आयतन में होता है तो उसे हम आयतनिक आवेश वितरण कह देंगे। तो रेखीय आवेश वितरण हम किसे कहने वाले हैं कि किसी चालक पदार्थ को जब अपने आवेशित करते हैं और आवेश का जो वितरण होता है वो लंबाई के अनुदिश यानी कि रेखिक रूप से होता है, तो इस प्रकार के आवेश वितरण को अपने क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। यदि किसी चालक पदार्थ को अपने आवेशित करते हैं और वो आवेश संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर फैलता है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुदिश वितरित होता है, तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। इसी प्रकार से जब हम किसी पदार्थ को आवेशित करते हैं और उस पदार्थ पर जो आवेश है वो उसकी संपूर्ण आयतन पे वितरित होता है, आयतनिक रूप से वितरित होता है, तो उसे अपने आयतनिक आवेश वितरण कहते हैं। अब जैसे एक मोटा मोटी तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं कि रेखीय आवेश वितरण फॉर एग्जांपल क्या होगा कि अपने पास ये एक तार है, इस तार के ऊपर जब हम आवेश देंगे, इस तार को जब अपने आवेश देंगे यानी कि इस तार को आवेशित करेंगे, तो वो आवेश है वो इस तार पे लंबाई के अनुदिश फैलने वाला है। तो इसके ऊपर जो भी आवेश का वितरण होगा वो क्या होगा? रेखीय आवेश वितरण होगा। पृष्ठीय आवेश वितरण, जैसे अपने पास एक प्लेट है, चालक प्लेट है आयताकार या वर्गाकार आकार की, जब भी हम उसको अपने आवेश देते हैं, जैसे ये अपने पास ब्लैक बोर्ड है, एक प्लेट ही है, तो आवेश जो भी होगा वो इस ब्लैक बोर्ड पे प्रत्येक भाग पे इस प्रकार से वितरित होगा। यानी कि क्या होगा? जो भी आवेश है वो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पे फैलेगा, तो इस प्रकार का जो आवेश का वितरण होगा वो क्या कहलाएगा? वो बन जाएगा पृष्ठीय आवेश वितरण। अब आयतनिक आवेश वितरण में क्या होगा? जब हम किसी भी पदार्थ को आवेशित करते हैं और वह पदार्थ गोलाकार आकृति में है, यानी कि उसका एक निश्चित वॉल्यूम है, निश्चित आयतन है, तो उस पदार्थ का यदि निश्चित आयतन होगा तो वह आवेश उस पदार्थ के आयतन में, संपूर्ण आयतन में विद्यमान होगा, संपूर्ण आयतन में फैलेगा। तो उस प्रकार के आवेश वितरण को अपने क्या कहेंगे? आयतनिक आवेश वितरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे गोलाकार आकृति की यदि मैं बात करूँ तो सपोज दैट कि अपने पास एक बार तो अचालक गोला है, एक तो अपने पास अचालक गोला है और दूसरा अपने पास चालक गोला है। इन दोनों में विरोधाभास होगा। जो अचालक गोला होता है उसके ऊपर जो आवेश का वितरण होता है वो तो पृष्ठीय आवेश वितरण होता है। हालांकि अचालक गोला है उसका भी एक निश्चित आयतन होगा, लेकिन जो चालक गोला है उसके ऊपर आवेश का वितरण होगा वो आयतनिक आवेश वितरण होगा। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में चालक और अचालक में डिफरेंस क्या है?
चालक पदार्थ वो पदार्थ होता है जिसको यदि अपने आवेशित करते हैं तो वह आवेश चालक पदार्थ के अंदर गति करने लगता है और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है। जैसे अपने पास ये एक चालक प्लेट है और हमने यहाँ पे एक बैटरी जोड़ दी, तो आवेश है वो पूरा का पूरा इस भाग से एंट्री करेगा और ये आवेश इस पूरी प्लेट पे एक समान रूप से फैल जाएगा। ये कौन सी प्लेट की बात की है हमने? चालक प्लेट की। लेकिन अचालक या कुचालक प्लेट की अपने बात करें तो कुचालक प्लेट या कुचालक पदार्थ के जिस भाग को हम आवेशित करते हैं आवेश उसी भाग पे विद्यमान रहता है, वो गति नहीं करता। शॉर्ट एंड स्वीट कि जो कुचालक गोला या अचालक गोला होता है उसके अंदर आवेश कभी गति नहीं करता, आवेश केवल और केवल उसी भाग पे जमा रहेगा जिस भाग पे हमने आवेश दिया है। जबकि चालक गोले में आवेश गति कर सकता है, अतः यह आवेश पूरे चालक पदार्थ पे या चालक गोले पे या चालक प्लेट पे समान रूप से फैल जाता है। तो अब क्या होगा कि अपने पास एक अचालक गोला है। कैसा गोला है? अचालक गोला। हम इसके बाह्य भाग को किसी बैटरी से जोड़ देते हैं और उसको आवेशित करते हैं, तो भाई इसके अंदर जो आवेश होगा ना वो केवल बाह्य भाग पे ही फैलेगा। बाह्य भाग पे यदि अपने आवेश इसको प्रदान करेंगे तो इस पे जो आवेश आएगा वो बाह्य भाग पे ही फैलेगा। कुल मिलाकर के ये कह सकते हो कि जो गोलाकार आकृति में पृष्ठीय क्षेत्रफल है केवल बाहर का भाग, जैसे आपने फुटबॉल देखा होगा, फुटबॉल का अंदर का भाग खोखला है, हालांकि ये भाग अंदर का खोखला नहीं है लेकिन ये अचालक गोला है तो ये एक प्रकार से खोखले भाग की भांति ही व्यवहार करेगा, क्योंकि आवेश है वो अंदर समाहित नहीं होगा, आवेश अंदर नहीं जा पाएगा, आवेश केवल और केवल उसके बाह्य पृष्ठ पे ही फैला रहेगा। यानी कि अचालक गोले के लिए जो आवेश का वितरण होता है वो उसके पृष्ठ पे होता है। अतः अचालक गोले के लिए या अचालक युक्ति या पदार्थ के लिए जो पृष्ठीय आवेश वितरण जो आवेश का वितरण होगा वो कौन सा होगा? पृष्ठीय आवेश वितरण होगा। ध्यान रखना कि अचालक गोला है, उसका निश्चित वॉल्यूम भी है, निश्चित आयतन भी है, उसके बावजूद भी उसका आवेश है वो आयतन पे वितरित नहीं हो रहा, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल के रूप में वितरित होता है। लेकिन चालक गोले की यदि अपने बात करें तो आप चालक गोले के किसी भी भाग को आवेशित करते हो तो जो भी आवेश है वो इसके संपूर्ण आयतन में फैल जाता है। अतः चालक गोले के लिए या चालक पदार्थ के लिए जिसका एक निश्चित आयतन हो, चालक पदार्थ के लिए जो भी आवेश का वितरण होगा वो आयतनिक आवेश वितरण बनेगा। तो ये चीज़ हम आप आगे यूज में लेने वाले, थोड़ा ध्यान रखना कि अचालक गोले के लिए या अचालक पदार्थ के लिए भले ही उसका आयतन क्यों ना हो, आवेश का वितरण हमेशा पृष्ठीय रूप से होता है, जबकि चालक पदार्थ के लिए जो आवेश का वितरण होता है वो आयतनिक रूप से होता है। तो यदि रेखीय रूप से आवेश का वितरण होगा तो रेखीय आवेश वितरण बन जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुदिश आवेश का वितरण होगा तो वो पृष्ठीय आवेश वितरण बन जाएगा, और संपूर्ण आयतन पे आवेश का वितरण होगा तो उसे हम आयतनिक आवेश वितरण कहने वाले हैं। अब इन्हीं के अंतर्गत 2-3 परिभाषाएं और आती हैं। अब जैसे रेखीय आवेश वितरण के अंतर्गत पहली परिभाषा आएगी रेखीय आवेश घनत्व है, जिसका प्रतीक चिन्ह होता है लैम्डा। दूसरी परिभाषा बनेगी पृष्ठीय आवेश घनत्व है, जिसका प्रतीक चिन्ह होता है सिग्मा। और तीसरी परिभाषा बनेगी आयतनिक आवेश घनत्व है, जिसका प्रतीक चिन्ह होता है रो। ये 3 परिभाषाएं अपने और देखनी है। सपोज दैट कि अपने पास एक रेखीय तार है किसी भी आकृति का, सपोज दैट इस प्रकार से है, तो जब हम इसको आवेशित करेंगे तो आवेश है वो लंबाई के अनुदिश फैलेगा, यानी कि रेखीय आवेश वितरण होगा। मान लिया इस तार की लंबाई L है और इस तार के ऊपर जो कुल आवेश आया है वो कितना आया है? Q आया है। Q आवेश कितनी लंबाई पे आया? L लंबाई पे, यानी कि L लंबाई पर कुल आवेश है वो कितना है? Q है। तो एकांक लंबाई पर कुल आवेश कितना आएगा? Q/L आएगा। Q/L क्या चीज है? एकांक लंबाई पे वितरित होने वाला कुल आवेश है। कितनी लंबाई पे? एकांक लंबाई पे। तो ये जो एकांक लंबाई पे वितरित होने वाला कुल आवेश होता है उसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं।
यानी कि एकांक लंबाई पर वितरित होने वाले आवेश को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह क्या, प्रतीक चिन्ह क्या होगा, लैम्डा, और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लैम्डा इज इक्वल क्यू बटे एल। इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे कि भाई अपने पास एक तार है, उसके ऊपर आप एक अल्पांश की कल्पना कर लो। हालांकि इस पूरे तार पे हमने आवेश को वितरित किया है, ये अल्पांश है जिसको आपने कितना मान लिया, dl मान लिया, वेरी स्मॉल पार्ट मान लिया। तो इसके ऊपर आवेश भी आपको वेरी स्मॉल कंज्यूम करना होगा, मानना होगा, क्योंकि बहुत कम छोटे पार्ट के ऊपर आवेश की मात्रा भी कम आएगी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि dl लंबाई पे वितरित आवेश है वो dq है, तो एकांक लंबाई पे कितना आएगा, dl, तो dq बटे dl ये भी एकांक लंबाई पे वितरित आवेश है, और q बटे l ये भी एकांक लंबाई पे वितरित आवेश है। तो यदि आप d के पदों में बात करते हो तब तो इसका सूत्र बनेगा dq बटे dl, और यदि आप कंप्लीट लंबाई की बात कर ले तो ये बन जाता है q बटे l। तो यहाँ कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम आगे जाके कहीं ये बात कर ले कि dq बटे dl है वो रेखीय आवेश घनत्व है लैम्डा है, या q बटे l है वो लैम्डा है, दोनों ही बातें सही है। या तो ये दोनों पद d के पदों में आएंगे, वेरी स्मॉल कंज्यूम होंगे या कल्पना की जाएगी, या फिर वो कंप्लीट के लिए यूज में आ जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों ही सही बातें होंगी। अब यहाँ पे बात करें इसके मात्रक और विमीय सूत्र की, तो रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या बनेगा, ये कूलाम हो गया, Q का मात्रक क्या होगा, कूलाम, और L का मात्रक क्या होगा, मीटर, यानी कि कूलाम प्रति मीटर किसका मात्रक हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक हो जाएगा। अब इसमें अपने बात करें इसके विमीय सूत्र की, तो भाई Q का विमीय सूत्र क्या होता है, ये होता है T1A1, और L का मीटर होता है, L1 बन जाएगा विमीय सूत्र, बटा में है तो ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस में, तो कितना हो जाएगा L-1 T1A1, ये बन जाएगा इसके लिए विमीय सूत्र। वेरी सिंपल, आप इसका मात्रक और विमीय सूत्र दोनों ही सूत्र से इसके फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हो। तो रेखीय आवेश घनत्व हमने किसे कहा है कि एकांक लंबाई पर वितरित होने वाले आवेश को हम क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहोगे, शायद आप समझ गए होंगे। अपने पास एक प्लेट है, चालक या कुचालक जो भी होगा, इसको जब अपने आवेशित करते हैं और यदि वो आवेश इस पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुदिश फैलता है तो ऐसी कुछ कंडीशन होगी। मान लिया इस प्लेट का, पूरी प्लेट का क्षेत्रफल है वो S है, और इसके ऊपर वितरित होने वाला जो कुल आवेश है वो कितना, Q है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व में या पृष्ठीय आवेश वितरण में आवेश है वो पूरे पृष्ठ के अनुदिश फैलता है। तो भाई यहाँ पे जो Q आवेश वितरित हुआ है वो कितने क्षेत्रफल पे वितरित हुआ है, S क्षेत्रफल पे। तो भाई S क्षेत्रफल पर वितरित आवेश कितना है, Q है, तो एकांक क्षेत्रफल पे कितना होगा, Q बटे S। तो एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर वितरित होने वाले आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कहोगे, यानी कि सिग्मा का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा Q बटे S। क्षेत्रफल आपने यहाँ पे S माना है और Q है वो इसका कुल क्षेत्रफल है। अब यदि आप D के पदों में बात करो, स्मॉल कल्पना करके बात करो, तो आप ये कह सकते हो कि भाई हम इसमें एक छोटे से भाग की कल्पना कर लेंगे जिसका क्षेत्रफल ds हो। क्षेत्रफल कितना हो, ds हो। तो वेरी स्मॉल भाग है तो आवेश भी कितना, वेरी स्मॉल आएगा, यानी कि ds पृष्ठीय क्षेत्रफल पे वितरित होने वाले आवेश का मान हमने dq माना, तो एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पे आवेश कितना होगा, वितरित dq बटे ds। तो dq बटे ds है वो भी यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा होगा, और q बटे s है वो भी यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा होगा। यानी कि एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर वितरित होने वाले आवेश को हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब अपने बात करें आयतनिक आवेश घनत्व की, तो सपोज दैट कि अपने पास एक चालक गोला है जिसका एक निश्चित आयतन है और उसके आयतन को हमने कितना मान लिया, v, चालक गोला माना है। तो यदि इसको आप अपने चार्ज करेंगे तो इसके ऊपर जो भी आवेश फैलेगा वो आयतनिक रूप से फैलेगा, यानी कि इसके संपूर्ण आयतन पे इस प्रकार आवेश वितरित हो जाएगा। इसका पूरा आयतन v मान लिया, और मान लो कि भाई इसका जो आवेश है, कंप्लीट आवेश इस चालक गोले का वो कितना है, वो q है। तो q आवेश कितने आयतन पे है, v आयतन पे है। तो v आयतन पर वितरित आवेश q हो गया, तो एकांक आयतन पे कितना आएगा, q बटे v, और इस एकांक आयतन पर वितरित होने वाले आवेश को ही क्या कहोगे, आयतनिक आवेश घनत्व कहोगे, यानी कि रो कहलाएगा। तो रो का सूत्र क्या बन जाएगा, q बटे v बन जाएगा। यदि आप वेरी स्मॉल पदों में बात करो तो भाई इसमें एक छोटा सा एक गोलाकार भाग है, उसकी कल्पना कर लो। एक छोटे भाग की हमने कल्पना कर ली, और इसका जो आयतन है वो हमने कितना मान लिया, वो हमने मान लिया dv। कितना मान लिया,
डी वी मान लिया, तो डी वी आयतन पे कितना आवेश वितरित होगा, डी क्यू होगा, तो एकांक आयतन पे कितना जाएगा, डी क्यू बटे डी वी जाएगा। तो एकांक आयतन पे वितरित होने वाले इसी आवेश को अपने क्या कहने वाले हैं, रो कहने वाले हैं। तो डी क्यू बटे डी वी भी यहाँ पे आयतनिक आवेश घनत्व है, क्यू बटे वी भी यहाँ पे आयतनिक आवेश घनत्व है। तो अपने डी के पदों में यदि आगे जाके बात करें तो उससे अपने को कतई भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब इस सब के लिए मात्रक और विमा मैं उम्मीद रखता हूं कि आप खुद से ज्ञात करोगे, फिर भी मोटा मोटी तौर में बता देता हूं कि इसका मात्रक क्या बनेगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या बनेगा, कूलाम प्रति मीटर क्यूब बन जाएगा। विमा या विमेय सूत्र आप निकालने की कोशिश करोगे, इसका होता है A1 T1 और ये क्षेत्रफल है तो इसका होता है L2। चलो मैं बता देता हूँ, ये हो जाएगा T1 A1 और इसका क्या हो जाएगा L स्क्वायर बटा में, तो ऊपर जाएगा तो L का -2 हो जाएगा। ये विमीय सूत्र आ गया जी इसका। इसके लिए मात्रक क्या बनेगा, कूलाम प्रति मीटर क्यूब, और विमीय सूत्र क्या बन जाएगा, Q का तो होता है T1 A1 और V आयतन का होता है L3 और ऊपर जाएगा तो -3 बनेगा, और यानी कि ये इसका विमीय सूत्र निकल के आ जाएगा। तो ये था अपने पास सतत आवेश वितरण। तो रेखीय आवेश घनत्व हमने किसे कहा कि जब आवेश एकांक लंबाई पे वितरित होने वाले आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पे वितरित होने वाले आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, और एकांक आयतन पे वितरित होने वाले आवेश को आयतनिक आवेश वितरण कहते हैं। एंड इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि अचालक गोले के लिए जो आवेश का वितरण होता है वो पृष्ठीय आवेश वितरण होता है, यानी कि वहाँ पे सिग्मा काम आएगा, और चालक गोले पे जो आवेश का वितरण होता है वो आयतनिक आवेश वितरण होता है, यानी कि घनत्व के लिए उसमें रो काम आने वाला है। अब अपने बात करेंगे कि जो भी अपने पास सतत आवेश वितरण था, उस सतत आवेश वितरण के कारण जो विद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है वो किस प्रकार से होता है, क्या उसके फॉर्मूले रहते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास टॉपिक होगा सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना। ओके, सबसे पहला अपने पास आवेश वितरण था रेखीय आवेश वितरण। तो 1 नंबर पे बात करेंगे रेखीय आवेश वितरण के कारण। रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र वो किस प्रकार से प्राप्त होगा हमें। उसके लिए हमने ये माना कि भाई अपने पास एक रेखिक रूप से एक तार है जिसके ऊपर हमने आवेश का वितरण किया, और इस तार के कारण एक निश्चित पॉइंट P पर सपोज दैट आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक चीज और बता दूं मैं आपको कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, दोनों का मतलब एक ही होगा। अब ये जो तार है अपने पास, इस तार के कारण P बिंदु पे जो कि R दूरी पे है हमें ज्ञात करना है जी विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि ये जो अपने पॉइंट है यहाँ पे O, यहाँ पे आप एक अल्पांश की कल्पना कर लो। किसकी कल्पना कर लो, अल्पांश की, और वो अल्पांश कितनी लंबाई का है, dl लंबाई का है। इस तार का जो कुल आवेश है वो Q है, तो dl लंबाई पे कितना आवेश मान लोगे, dq आवेश मान लोगे। ओके, तो dl अल्पांश के कारण, dl अल्पांश के कारण P पर तीव्रता यानी कि विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। dl अल्पांश की बात करोगे ना तो भाई de तीव्रता बनेगी, सदिश रूप में ले लेते हैं, या एक बार de ज्ञात कर लो, de कितना होगा, de तीव्रता का सूत्र क्या होता है, kq बटा r स्क्वायर। और यदि आप यहाँ पे वेक्टर लगा देते हो तो यहाँ पे आ जाएगी डायरेक्शन r कैप। और एक इंपॉर्टेंट बात और कि dl की यदि आपने बात की है तो dl पे जो आवेश आएगा वो कितना आएगा, वो dq आएगा, न कि q आएगा। ओके, तो de वेक्टर बराबर होगा k dq बटे r स्क्वायर डॉट r कैप, ये बन जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है
कि इस डी क्यू का मान बताना है कि डीएल अल्पांश पे आवेश आपने डी क्यू मानना है, लेकिन उसकी मात्रा कितनी है। तो आप क्या कहोगे, इसके लिए जो रेखीय आवेश घनत्व है वो लैम्डा है, और लैम्डा का मान क्या होगा, परंतु रेखीय आवेश घनत्व है, परंतु रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर सूत्र क्या होता है, आप डीएल और डी क्यू के पदों में बात कर रहे हैं तो भाई डी क्यू बट्टे डीएल होगा। तो भाई यहां से डी क्यू की वैल्यू कितनी निकलेगी, लैम्डा डी एल निकल जाएगी। तो डी क्यू की वैल्यू यहां से उठा करके यहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 2 से 1 में मान पुट कर दो, तो जी डी ई वैक्टर इज इक्वल क्या बनेगा, के लैम्डा डी एल बटे आर स्क्वायर डॉट आर कैप। तो ये तो डी ई आया है, डी ई यहाँ पे क्या है, अल्पांश डीएल के कारण पी बिंदु पे तीव्रता है, लेकिन हमें तो पूरे तार के कारण ज्ञात करनी है। तो भाई हमें डी ई से हमें ई प्राप्त करना है, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड हमें इंटीग्रेशन लेना होगा, मतलब समाकलन करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा ई वेक्टर और सामने इंटीग्रेशन का प्रतीक आ जाएगा इस प्रकार से डॉट आर कैप। ये अपने पास एक रिजल्ट निकल के आ गया जो कि समीकरण नंबर 3 में है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो डीएल का आपको इंटीग्रेशन करना होगा। जब आप डीएल का इंटीग्रेशन करोगे, मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि इंटीग्रेशन करोगे इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है। ऐसे अपने बहुत सारी बातें करने वाले हैं कि डीएल का इंटीग्रेशन किया कितना हुआ, डीएस का कितना हुआ, डीए कितना, डीवी कितना। एक्चुअली में क्या होगा कि सबसे पहले आप ये देखो कि डीएल है वो इस शाखा के ऊपर है, इस तार के ऊपर है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब क्या है, मतलब ये हो गया कि अपने पास बहुत सारे डीएल टुकड़ों के रूप में खंड हैं, छोटे छोटे भाग हैं, उन सभी भागों को हमें जोड़ना है, वो डीएल का इंटीग्रेशन का मतलब होता है। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मीन्स क्या हो गया कि इसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे डीएल पार्ट हैं, उन सबको आप आपस में जोड़ोगे। जब आप जोड़ोगे ना तो कंप्लीट तार की कुल लंबाई निकल के आएगी, यानी कि इंटीग्रेशन है वो डीएल का कितना होगा, वो एल होगा, और एल यहाँ पे क्या होगा, इस तार की कुल लंबाई होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल है वो एल आएगा, और एल यहाँ पे क्या होगा, तार की कुल लंबाई होगा। इसी प्रकार से यदि अपने पास एक पृष्ठीय क्षेत्रफल है और इसका क्षेत्रफल है वो ए मान लिया, और इसमें छोटा सा भाग ले लिया डी, तो किसी ने बोल दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कितना होगा, तो क्या होगा जी, ए होगा। लेकिन ए यहाँ पे क्या होगा, ये छोटे छोटे भाग से बना हुआ मिलकर माना जाएगा, और ये सारे ए को आपस में जोड़ोगे तो पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल निकल के आएगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी ए है वो कितना होगा, ए होगा। इसी प्रकार से आप डी वी का वी भी ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पे ये रिजल्ट अपने पास समीकरण नंबर 3 है, वो रेखीय आवेश वितरण के कारण हमें तीव्रता के रिजल्ट को प्रदान करती है। ओके, तो ये हो गया अपने पास रेखीय आवेश वितरण के कारण है तीव्रता का सूत्र। सिंपल हमें क्या करना है कि तीव्रता का सूत्र हम जानते हैं, यहाँ से डी क्यू कितना निकलता है वो पता करके आप वैल्यू पुट कर सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब अपने देखते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण कितना मान होगा। तो सेकेंड अपने पास टॉपिक है पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण आपको विद्युत क्षेत्र या उसकी तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपने पास एक पृष्ठीय क्षेत्रफल युक्त भाग है कुछ इस प्रकार से। इसको जब अपने चार्ज करेंगे तो आवेश होगा वो पृष्ठीय रूप से फैलेगा, कुछ इस प्रकार से फैलने वाला है। ठीक है, इसका कंप्लीट क्षेत्रफल आप कितना मान लोगे, एस मान लोगे। अब इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, मान लो इस पी पॉइंट पे जो कि आर दूरी पे स्थित है, और ये सेंटर पॉइंट हो गया ओ। तो आप क्या करो, सबसे पहले आप इस पृष्ठ क्षेत्रफल पे एक छोटा सा भाग ले लो, ये एक छोटा सा भाग है सपोज दैट, जिसका क्षेत्रफल कितना है, ds है। तो इस ds क्षेत्रफल के कारण तीव्रता कितनी बनेगी यहाँ पे, तो तीव्रता ds अल्पांश के कारण तीव्रता ds भाग लिया है, वेरी स्मॉल भाग लिया है, तो ds भाग के पास आवेश भी स्मॉल आएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, dq आ जाएगा, जबकि इसके ऊपर कंप्लीट आवेश कितना माना, q माना है। तीव्रता, तो तीव्रता का सूत्र क्या बनेगा, de आने वाला है, dq आवेश या ds अल्पांश के कारण, ये हो जाएगा k dq अपॉन में r स्क्वायर, और यदि सदिश रूप की बात कर लोगे तो यहाँ आ जाएगा r कैप। ये तीव्रता का सूत्र आ गया। सिंपल सी बात है, dq की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। dq कितना आ जाएगा, तो भाई पृष्ठीय आवेश घनत्व के आधार पे सिग्मा बराबर क्या होगा,
डी क्यू बटा डी एस होगा। ओके, तो यहां से डी क्यू कितना बना, डी क्यू बन गया सिग्मा डी एस। समीकरण नंबर 2 आ गई, वैल्यू पुट कर दो डी क्यू की, तो डी ई वेक्टर बराबर क्या बनेगा के सिग्मा डी एस बटा आर स्क्वेयर डॉट आर कैप। और यदि आपको ई ज्ञात करना है तो जी कर दीजिए क्या, इंटीग्रेशन के सिग्मा डी एस बटे आर स्क्वेयर डॉट आर कैप का इंटीग्रेशन, ये अपने पास रिजल्ट निकल के आ चुका है। तो वेरी सिंपल, सेम वही प्रोसेस है, कोई चेंज नहीं है इसके अंतर्गत। अब तीसरा अपने पास आता है आयतनिक आवेश घनत्व के कारण जो पृष्ठीय आवेश जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी। इसी प्रकार से आप आगे बात कर लोगे, सेम उसी प्रकार से रिजल्ट आने वाला है। तो तीसरा टॉपिक होगा आयतनिक आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना। क्या करोगे, आपके पास एक चालक गोला है कुछ इस प्रकार से, जिसका आयतन V मान लिया और आवेश है वो इसके संपूर्ण आयतन पे फैलने वाला है कुछ इस प्रकार से, और कुल आवेश कितना मान लोगे, Q मान लोगे। तो भाई इसका एक सेंटर पॉइंट हो गया O, और इसके सेंटर पॉइंट O से R दूरी पर, कितनी दूरी पे, R दूरी पे कोई भी पॉइंट है P। इस P पॉइंट पर हमें क्या ज्ञात करना है, इस P पॉइंट पे हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो तीव्रता का एक्चुअल में सूत्र क्या बनेगा कि भाई, और हाँ उसके लिए सबसे पहले आपको एक अल्पांश मानना होगा, एक अल्प आयतन की कल्पना करनी होगी, और आयतन कितना मान लिया, dV मान लिया। तो dV आयतन के ऊपर आवेश आएगा वो कितना मानना है, dQ, यानी कि बहुत कम आवेश आएगा। तो अल्पांश के कारण तीव्रता कितनी होगी, dE होगा K dQ अपॉन आर स्क्वायर, और सदिश रूप की बात करोगे तो यहाँ आर कैप आ जाएगा। अब आप यहाँ से dQ की वैल्यू ज्ञात करो और वैल्यू पुट कर दो। तो dQ की वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे, तो पृष्ठीय आयतनिक आवेश घनत्व से रो बराबर क्या होता है, dQ बटा dV होता है। तो dQ बराबर क्या बन जाएगा, रो dV बन जाएगा। वेरी सिंपल, dQ की वैल्यू पुट कर दो, अतः dE बराबर क्या आ जाएगा, के रो dV बटे आर स्क्वायर डॉट कितना हो गया, आर कैप। और यहाँ से आप ई वेक्टर यदि ज्ञात करना चाहते हो तो सामने वाली राशि का क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। तो रिजल्ट है वो सेम इस प्रकार से निकल के अपने पास आएगा, जो कि आयतनिक आवेश घनत्व के कारण तीव्रता को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो ये थी अपने पास कंडीशन कि भाई किस प्रकार से असतत आवेश वितरण के कारण तीव्रताएं ज्ञात होती हैं। तो आज अपने बात की सतत आवेश वितरण की और उसके कारण उत्पन्न होने वाली तीव्रताओं की। कल अपने बात करेंगे गाउस के नियम की। आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।